हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर के एक विषय पेस्ट ऑफ क्रॉप एंड स्टोर्ड ग्रेन एंड देयर मैनेजमेंट एजी 503 का मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसमें 2 क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व करवा पाऊंगा, ठीक है। मैं 2 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, ठीक। और मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को इंपॉर्टेंट बताऊं, क्योंकि यह देखिए जो सब्जेक्ट है इसका जो आंसर है बहुत बड़ा बड़ा होता है। लॉन्ग में पूरा आंसर आप लोगों का आता है और एक आंसर लगभग 2 से 3 पेज का, 4 पेज का हो जा रहा है। इस वजह से मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट बता दूंगा। पेस्ट का नाम, आप लोग उस पेस्ट को पढ़ लीजिएगा। मैं उस पेस्ट को पढ़ाया हुआ हूँ, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्ले लिस्ट का, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए आप पहले दोनों क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद और भी आ जाएगा वीडियो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, दलहनी फसलों में चना फली भेदक एवं कटवर्म की क्षति प्रकृति एवं प्रबंधन का वर्णन कीजिए, ठीक है। बोल रहा है कि जो दलहनी फसलें होती हैं उनमें चना का फली भेदक लग जाता है, कटवर्म लग जाता है। इसका क्षति लिखना और इसका प्रबंधन लिखना, मतलब ये क्या, कैसे नुकसान पहुंचाता है, क्या नुकसान पहुंचाता है और इसका प्रबंध कैसे करेंगे, इसको नियंत्रित कैसे करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ग्राम पोर्ट बोरर के बारे में, चना फली भेदक के बारे में, ठीक है। जैसा कि नाम से पता चला है, चना फली भेदक मतलब यह फल को भेदता होगा, फल के अंदर कोई ना कोई काम करता होगा, छेदता होगा, तो इसको बोलते हैं ग्राम पोर्ट बोरर, या इसको हिंदी में बोलते हैं चना फली भेदक, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम होता है हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा इसका साइंटिफिक नेम होता है। क्या होता है? हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। इसका ऑर्डर है लेपिडोप्टेरा, ठीक है। कौन सा है? लेपिडोप्टेरा। इसका क्षति देख लेते हैं। तो ग्राम पोर्ट बोरर पौधे के समस्त भागों को क्षति पहुंचाता है, ठीक है। यह जो ग्राम पोर्ट बोरर होता है, पेस्ट होता है, यह पौधे के सभी भागों को क्षति पहुंचाता है, लेकिन सबसे अधिक क्षति अविकसित फलियों को होता है, ठीक है। जो विकसित फली नहीं हो पाती है उसके अंदर यह ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। एक बात याद रखिएगा, हम लोग का सब्जेक्ट है पेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड स्टोर ग्रेन एंड देयर मैनेजमेंट। तो पेस्ट क्या होता है यह भी जान लीजिए। तो पेस्ट यदि पूछ दिया आप लोगों से, हो सकता है कि लॉन्ग में भी पूछ दे, पेस्ट क्या होता है, पेस्ट के बारे में बताइए, पेस्ट किसी 2 पेस्ट के बारे में बताइए, पेस्ट का नियंत्रण कैसे करेंगे। तो यदि पेस्ट पूछ जाए तो आप लोग बताएंगे कोई भी जीवित जीव, मनुष्य को छोड़कर कोई भी जीवित जीव जो हमारे पौधों को या हमारी फसलों को आर्थिक हानि पहुंचाता हो, या जो हमें आर्थिक हानि पहुंचाता हो, उसे पेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पेस्ट के बारे में। पूछा कि किन्हीं 2 पेस्ट के बारे में विस्तार से बताइए, तो 2 पेस्ट आप लोग यही पहले पेस्ट भी लिख सकते हैं और भी कोई भी पेस्ट लिख सकते हैं। याद रखिएगा, पेस्ट के बारे में पूछ सकता है, मैं अगले वीडियो में करवा दूंगा उसको। तो ग्राम पोर्ट बोरर पौधे के समस्त भागों को क्षति पहुंचाता है, लेकिन सबसे अधिक क्षति अविकसित फलियों को होता है। पीड़क जो होता है, जो पेस्ट होता है, फली में छेद करके अपने सर को अंदर घुसा लेता है और फिर विकास की अवस्था पर अनाज को खा जाता है, ठीक है। ये जो पेस्ट होता है, तने का फली भेदक, यह क्या करता है कि जब फली जो होती है उसके अंदर क्या करता है, छिद्र करके अपना जो मुंह होता है उसको अंदर डाल लेता है। उसके बाद जब जैसे ही उसके अंदर दाना बनता है, उस दाने को खा जाता है। इसका रंग हरा होता है। इसके द्वारा 30 से 40% और कभी कभी 60% तक क्षति देखा गया है, ठीक है। 60% तक क्षति पहुंचा देता है ये हमारी फसलों को। तो यह हो गया तने का फली भेदक के बारे में, ठीक है, इसका क्षति के बारे में। इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, नियंत्रण कैसे कर सकते हैं या प्रबंध कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें प्रतिरोधी किस्मों को बोना चाहिए, ठीक है। इंसेक्ट प्रतिरोधी, जो इंसेक्ट रेजिस्टेंस वैरायटी, उसकी बुआई करनी चाहिए। मिश्रित खेती करना चाहिए, जल्दी से बुआई कर देना चाहिए और प्रकाश प्रपंच का प्रयोग करना चाहिए। फेरोमेन जाल का उपयोग करना चाहिए। 0.1 टिपोल में न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोक्सिस वायरस, ठीक है। न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोक्सिस वायरस याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वायरस है। 0.1 टिपोल में न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोक्सिस वायरस, जिसको एनपीवी बोला जाता है, 500 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए, या 25 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से निम्न में से किसी भी एक कीटनाशक का उपयोग करना चाहिए। जैसे इंडोसल्फान हो गया, ठीक है, LD15 हो गई, क्विनोलोफास हो गया। इन सभी में से किसी भी एक रसायन का 700 से 1000 लीटर पानी में घोलकर 1 हेक्टेयर प्रति क्षेत्र की दर से छिड़काव करना चाहिए, ठीक है। तो यह तो हो गया आप लोगों का ग्राम पोर्ट बोरर के बारे में। इसमें दूसरा बोला था ग्राम कटवार्म के बारे में, ठीक है। किसके बारे में? ग्राम कटवार्म के बारे में। देखिए,
बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यह जो सब्जेक्ट आप लोगों का एकदम अच्छा जाना चाहिए, क्योंकि देखिए सब्जेक्ट जो एकदम पढ़ने लायक है, आप लोग अपने से पढ़ेंगे तो भी समझ में आएगा। मैं इसमें क्या बताऊं, देखिए मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि क्या क्या टॉपिक आ सकता है इम्पोर्टेंट, लेकिन अब मैं आप लोगों को एक एक टॉपिक नहीं बता सकता क्योंकि उतना टाइम नहीं है इस टाइम, ठीक है, मेरा भी एग्जाम होने वाला है। तो ग्राम कटवार्म का साइंटिफिक नेम होता है एग्रोटिस इप्सिलॉन, ठीक है, एग्रोटिस इप्सिलॉन इसका बोटेनिकल नेम होता है। ऑर्डर की बात करें तो लेपिडोप्टेरा इसका ऑर्डर, ठीक है, साइंटिफिक नेम है एग्रोटिस इप्सिलॉन, ऑर्डर लेपिडोप्टेरा। इसका डैमेज देख लेते हैं। तो कटवार्म जमीन के नीचे रहने वाला सुंडी का लार्वा अवस्था होता है, ठीक है, कटवार्म जमीन के नीचे रहने वाला सुंडी का लार्वा अवस्था होता है। यह सुंडी रात में सक्रिय होती है और पौधे के तने को जमीन के पास से काट देती है, ठीक है, पौधा जो होता है उसका जो तना होता है उसके जमीन के पास से काट देती है, जिससे पौधा मुरझा जाता है और सूख जाता है, ठीक है, क्या होता है, पौधा मुरझा जाता है, सूख जाता है। छोटे पौधे को ये पूरी तरह से भी खा जाती है कभी कभी, ठीक है, जो छोटे पौधे होते हैं उनको पूरी तरह से खा जाती है। इसके प्रकोप से खेत में पौधों की संख्या काफी कम हो जाती है, जिससे फसल का उत्पादन भी कम हो जाता है, ठीक है। तो यह था कटवार्म के बारे में। कटवार्म जो होता है जमीन के नीचे रहने वाला एक सुंडी का लार्वा अवस्था होता है। यह सुंडी रात में सक्रिय होती है, मतलब रात का समय होता है उसी समय सक्रिय होती है और पौधे के तने को जमीन के पास से काट देती है, जिससे पौधा क्या होता है, मुरझा जाता है और सूख जाता है। छोटा जो पौधा होता है उसको पूरी तरह से खा जाता है। इसके प्रकोप से खेत में पौधे की संख्या में कमी हो जाती है, पौधे की संख्या के मतलब जिससे उत्पादन भी कम हो जाता है। इसका मैनेजमेंट देखते हैं। तो इसके प्रबंध के लिए प्रकाश प्रपंच का प्रयोग करना चाहिए। खेतों के बीच में घास के छोटे छोटे ढेर लगा देना चाहिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका खेत है तो इसके बीच में छोटा छोटा घास का ढेर लगा दें, ताकि ये जब रात को खाने आपका पौधा जो है उसको काटने आए, काटने के बाद इसी में आकर छुप जाए और आप इसको आसानी से देखकर खत्म कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए तो खेतों के बीच में घास के छोटे छोटे ढेर लगा देना चाहिए। शाम के समय जब रात्रि में सुंडी खाली निकलेंगे तो बाद में इसी में छिपेंगे, जिन्हें घास हटाने पर आसानी से नष्ट किया जा सकता है। आगे देखते हैं। इस कीट के प्रकोप से बचने के लिए बुआई से पहले फैनवैलरेट, ठीक है, फैनवैलरेट एक रसायन है, इसका 0.4% और धूल 25 किलोग्राम का प्रयोग करना चाहिए। खड़ी फसल में यदि इस कीट का प्रकोप हो गया है तो वहां पर क्लोरोफायरोफास 20 EC 3 लीटर को 1000 लीटर पानी में मिलाकर पौधों पर विशेष रूप से जड़ों के पास छिड़काव करना चाहिए। तो यह आप लोगों का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन समझ में आएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनाज के खराब होने भौतिक, जैविक, यांत्रिक और रासायनिक कारकों की भूमिका का वर्णन कीजिए, ठीक है। अनाज जो है हम लोग भंडारित करते हैं या अनाज जो होता है वह खराब हो जाता है, तो वह क्यों खराब होता है, तो उसका रासायनिक कारण लिखना है, भौतिक कारण लिखना है, यांत्रिक कारण लिखना है, ठीक है, जैविक कारक भी लिखना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे भौतिक कारक। तो भौतिक कारक में आपका टेम्परेचर है, ठीक है। तो 30 डिग्री से अधिक तापमान पर अनाज में नमी की कमी हो जाती है, जिससे अनाज सूख जाता है और सूखने से उसकी जो गुणवत्ता होती है वो खराब हो जाती है, ठीक है। और यदि कम तापमान होता है तो नमी बढ़ जाती है और नमी बढ़ेगी तो अनाज में फफूंद और जीवाणु जैसे विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव आ जाएंगे, जिससे इनके अंदर तापमान अधिक होने से भी दिक्कत होगा, तापमान कम होने से भी दिक्कत होगा। इसलिए तापमान नियत होना चाहिए और नियत तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है। फसल के लिए कितने डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए, भंडारण के लिए 20 से 25 डिग्री, ठीक है। इस हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो सबसे पहला भौतिक कारक है तापमान। आगे है नमी। 14% से अधिक नमी अनाज में फफूंदी और जीवाणुओं की वृद्धि को बढ़ावा देती है, जिससे अनाज खराब हो जाता है। अगला भौतिक कारक है हवा, ठीक है, हवा। हवा अनाज में नमी को कम करता है, जिससे क्या होता है, अनाज सूख जाता है और उसकी गुणवत्ता भी खराब हो जाती है। हवा अनाज में नमी को कम करता है, जिससे अनाज सूख जाता है और उसकी गुणवत्ता खराब हो जाती है। अगला है प्रकाश। तो अत्यधिक प्रकाश अनाज में विटामिन और अन्य पोषक तत्वों को नष्ट कर सकता है। सूर्य की रोशनी से रोशनी में रखे गए अनाज में विटामिन बी की कमी होती है, ठीक है। जो अनाज सूर्य की रोशनी में रखा जाता है उसमें विटामिन बी की कमी हो जाती है। आगे देखते हैं। या भौतिक कारक के बाद अगला कारक हम लोग देखेंगे जैविक कारक, ठीक है, बायोटिक फैक्टर बोल सकते हैं। तो जैविक कारक वाला पॉइंट है कीट। तो अनाज में कई प्रकार के कीट ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, हमारी फसलों को नुकसान करते हैं, जैसे चूहा हो गया, दीमक, घुन हो गया, और भी विभिन्न प्रकार के कीट होते हैं जो हमारे फसलों को खाते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं, उनके अंदर छेद कर देते हैं। तो इस प्रकार से फसल का गुणवत्ता खराब हो जाती है और फसल नुकसान हो जाता है, खराब हो जाता है। अगला है फफूंदी। तो अनाज में कई प्रकार की फफूंदी होती है, जैसे एस्परगिलस,
और पेनिसिलियम, एस्परगिलस और पेनिसिलियम जो अनाज को दूषित करती है और उसे खराब बनाती है। ठीक है, ये जो एस्परगिलस है और पेनिसिलियम, ये दो प्रकार, यह क्या एक प्रकार की फफूंदी है जो अनाज को दूषित करते हैं और उसे खराब बना देती है। अगला है एस्परगिलस फफूंदी अनाज में जहरीले पदार्थ पैदा करता है। ठीक है, ये जो एस्परगिलस फफूंदी मैंने बताया वह अनाज में जहरीले पदार्थ को पैदा करता है जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। और जो पेनिसिलियम फफूंदी होता है वह अनाज में नीले रंग का दाग पैदा करता है जो अनाज को खराब करता है। ठीक है, तो एस्परगिलस क्या करता है, जहरीले पदार्थ पैदा करता है और पेनिसिलियम अनाज में नीले रंग का दाग पैदा करता है। जीवाणु की बात करें तो अनाज में कई प्रकार के जीवाणु होते हैं, जैसे साल्मोनेला और बैसिलस, जो अनाज को दूषित करते हैं और जिससे अनाज क्या होता है, खराब हो जाता है। ये आंतरिक कारक देखेंगे तो अनाज की टूट फूट, अनाज की टूट फूट अनाज की गुणवत्ता को कम कर देती है और उसे खराब बना देती है। ठीक है, टूट फूट से अनाज में पोषक तत्वों की मात्रा में भी कमी रहती है। मतलब यह है कि अनाज जब टूट फूट जाता है तो उससे अनाज खराब हो जाता है, अनाज में विभिन्न प्रकार के खरपतवार होते हैं तो उससे अनाज खराब हो जाता है। अनाज में मौजूद अशुद्धियां जैसे मिट्टी, रेत और पत्थर अनाज की गुणवत्ता को कम कर देती हैं। यह क्या करती हैं, अनाज की गुणवत्ता को कम कर देती हैं। तो यह हो गया आपका यांत्रिक कारक, जैविक कारक। आगे देखते हैं रासायनिक कारक, जिसमें पहला कीटनाशक। तो अनाज में मौजूद डीडीटी, मैलाथियान जैसे कीटनाशक मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं। इनका प्रयोग करने से फसल का जो अनाज होता है उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है और फसल जो होता है उसकी गुणवत्ता खराब हो जाती है, जो अनाज होता है उसकी गुणवत्ता खराब हो जाती है। अगला उर्वरक, तो अनाज में मौजूद यूरिया, नाइट्रेट जैसे उर्वरक जल प्रदूषण मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकते हैं। अगला भंडारण रसायन, तो अनाज को कीटों और फफूंदी से बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के जो रसायन यूज किए जाते हैं, जैसे मिथाइल ब्रोमाइड हो गया, फास्फिन हो गया, यह अनाज में अपने कुछ अवशेष को छोड़ देती है जो नुकसान पहुंचाता है। तो यह 2 क्वेश्चन था जो मैं सॉल्व करवा दिया। अब कुछ क्वेश्चन मैं बता देता हूँ जो आप लोग पढ़ लीजिएगा अपने से। ठीक है, गंधी बग के बारे में पढ़ लीजिएगा, पायरिल्ला के बारे में पढ़ लीजिएगा, अगोला बेधक के बारे में पढ़ लीजिएगा, राइस बिबिल के बारे में पढ़ लीजिएगा, घून के बारे में। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को दलहनी फसलों में भी 2-3 टेस्ट के बारे में पढ़िएगा। मैं आप लोगों को बताऊंगा भी अभी क्या क्या पढ़ना है इसके बाद जो वीडियो आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वाला जो 2 क्वेश्चन बताया समझ में आया होगा। आप लोग को रोडेंट के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। तो इतना जो मैंने अभी इसमें क्वेश्चन बता दिया, इतना तो आप लोगों को पढ़ना है। इसके बाद ही मैं कुछ क्वेश्चन और बताऊंगा, कुछ टॉपिक और बताऊंगा। और ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा। लाइक नहीं करते इसीलिए वीडियो भी मैं नहीं बना पाता हूँ, ये समझिए आप लोग, इसीलिए वीडियो लेट आया आज। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।